तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक होंगे। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे, और बीपीएससी चालीसा में हमने दक्षिण भारत के इतिहास पर 2 लेक्चर किया, और आज जो है दक्षिण भारत के इतिहास पर तीसरा लेक्चर करेंगे। और आज यह क्या होगी, अंतिम लेक्चर होगी। और कल की क्लास में हम लोग चल चलेंगे दिल्ली सल्तनत की ओर। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, लेक्चर नंबर 3, दक्षिण भारत का इतिहास। जो हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़ा होगा उसको अच्छा से समझ में आ रही होगी। आज यह दक्षिण भारत के इतिहास का तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, और अंतिम लेक्चर होगी। ठीक है, चलिए, तो दक्षिण भारत का इतिहास में हम लोग अब तक कहां तक पहुंचे, तो अब तक हम लोग देखा गुर्जर प्रतिहार के बारे में कि गुर्जर प्रतिहार का जो है संस्थापक वत्सराज था। उसके बाद में आया आपका अंतिम शासक यशपाल, और इसके समय जो है ना त्रिपक्षीय संघर्ष हुई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए बोला गया कि कन्नौज पर आक्रमण करने वाला कौन कौन था, तो राजपूत वंश था, उसके बाद में पाल वंश था, और उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार था। ठीक है, तो यह सब इन डिटेल बता दिया, जिसमें गुर्जर प्रतिहार जीत गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग करेंगे चंदेल वंश। ठीक है, या इसी को जजाक भूति वंश भी बोलते हैं। तो लिख लीजिए 3rd नंबर लेक्चर में चंदेल वंश। चंदेल वंश एकदम आराम से पढ़ेंगे, इसी को हम लोग जजाक भूति वंश कहते हैं। जजाक भूति वंश। सुनो, चंदेल वंश, इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक मेरे दोस्त, संस्थापक नन्नुक। नन्नुक, और राजधानी इसके समय क्या हुई, तो राजधानी महोबा हुआ। महोबा पहली राजधानी थी, यहां पर लिख दो, या फर्स्ट। और सेकंड राजधानी कौन बना, तो सेकंड राजधानी जो है वह खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश। ठीक है, यह जो है क्या होता है, सेकंड राजधानी बनता है, यह सेकंड राजधानी है। उसके बाद अगला शासक कौन आता है, तो अगला शासक यह जो है ना, बौद्ध धर्म जैन धर्म सबके लिए जो है खजुराहो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर, चंदेल वंश हो गया। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हो गए, राजधानी महोबा। और सेकेंड राजधानी कौन हो गया, तो सेकेंड राजधानी जो है वह आपका खजुराहो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन आया, तो नेक्स्ट शासक आया आपका यशोवर्मन। यशोवर्मन, और यशोवर्मन जो है वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और यही क्या करता है, खजरिया में मंदिर बनवा देता है। ठीक है, खजुराहो में यह मंदिर बना देता है, जिसको चतुर्भुज मंदिर के तहत हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ रही है, तो लिख दीजिए यशोवर्मन। यह भगवान विष्णु का भक्त था, और इन्होंने खजुराहो मध्य प्रदेश में जी, खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया, जिसको चतुर्भुज मंदिर के तहत जानते हैं। विष्णु मंदिर बनवाया, जिसे चतुर्भुज मंदिर के तहत जानते हैं। चतुर्भुज मंदिर के तहत जानते हैं। बात समझ में आ रही है। यह भगवान विष्णु का भक्त था, कौन जी, यशोवर्मन। और यह करता क्या है, यह बेचारा करता है भगवान विष्णु का मंदिर बनवा देता है खजुराहो में, जिसको हम लोग चतुर्भुज मंदिर के तहत जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला शासक लिख लो, नेक्स्ट शासक यशोवर्मन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन हो जाएगा, तो धग क्या था, तो धग जो है ना भगवान महादेव, ठीक है, भोलेनाथ का यह भक्त था। ठीक है, धग क्या था, तो धग जो है भगवान भोलेनाथ का भक्त था, और इन्होंने कदारिया में शिव मंदिर का निर्माण करा दिया। ठीक है, यह इतना बड़ा भक्त था कि कहा जाता है कि संगम जो होता है आपका गंगा और यमुना का प्रयागराज में, वहां पर समाधि ले लिया, इतना भक्तहीन होकर के। ठीक है, तो लिख दो, क्या लिखिएगा, धग। यह है भगवान भोलेनाथ का भक्त था जी। यह भगवान शिव का भक्त था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कदारिया में
महादेव के मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, निर्माण कराया। उसके बाद में धक के बारे में और लिखो। यह करता क्या है, भक्ति से इतना ज्यादा भावुक हो गया कि संगम जहां पर लगता है प्रयागराज में, गंगा यमुना का मिलन होती है जी, वहीं पर प्रयागराज का मेला लगता है। यह करता क्या है, उसमें समाधि ले लेता है। भक्ति में लीन होकर, भक्ति में लीन होकर गंगा प्लस यमुना, ठीक है, यह संगम जहां पर हुआ, जहां दो नदी आपस में मिलते हैं वहीं पर संगम होता है। भक्ति में लीन होकर गंगा प्लस यमुना में संगम ले लिया। ठीक है, संगम ले लिया। कौन ले लिया जी, तो धग ले लिया। उसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन आता है, तो नेक्स्ट शासक आपका आ जाता है विद्याधर। विद्याधर, ठीक है। सवाल पूछ देगा कि बताइए कदरिया महादेव की मंदिर जो है ना, वह किसके शासन काल में बना था, तो धग के शासन काल में बना था। ठीक है, खजुराहो के भगवान विष्णु का मंदिर, जिसको चतुर्भुज मंदिर के तहत जानते हैं, मध्य प्रदेश में है, किसके समय में बना था, तो यशोवर्मन के समय में बना था। नेक्स्ट शासक जो है वह कौन हो गया, तो नेक्स्ट शासक जो है वह विद्याधर हो गया। इसके समय जो है महमूद गजनबी, ठीक है, अफगान शासक था जी, यह आता है और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है। लिख लीजिए, इनके समय, इसके समय सोमनाथ का मंदिर लूटा महमूद गजनबी। इसके समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ का मंदिर लूट लिया। सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर कहां पर है, गुजरात में। बहुत ज्यादा धन ले लिया जी सोमनाथ के मंदिर में। समझ में आ रही है बात। इसके समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ का मंदिर लूट लिया। इतना ज्यादा सोमनाथ की मंदिर से यह धन लिया कि भारत में धन की कमी पड़ गई। इसके समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ का मंदिर लूट लिया। देखो होता क्या है, महमूद गजनबी जैसे ही भारत में आगमन करता है कि नहीं, तो विद्याधर के जो सेनापति था वह क्या कर लेता है, पराजय अपनी स्वीकार कर लेती है कि हम जो है ना तुमसे हार गए। यह विद्याधर करता क्या है, यह विद्याधर जो है उसको सजा दे देता है अपने सेनापति को। लिख लो, सेनापति ने किसका सेनापति, विद्याधर के सेनापति। सेनापति ने महमूद गजनबी से पराजित स्वीकार कर लिया। बात समझ में आ रही है। पराजित जो है वह क्या कर लेता है, तो वह स्वीकार कर लेता है। उसके बाद में इसका अंतिम शासक आता है परमार्दी, और परमार्दी को क्या कर लेते हैं, पृथ्वीराज थर्ड, चौहान की बात नहीं कर रहे, पृथ्वीराज थर्ड जो है वह मिला लेते हैं। लिख लो, अंतिम शासक कौन हुआ, तो अंतिम शासक परमार्दी, और इसको कौन मिला लेते हैं, पृथ्वीराज थर्ड ने इसे मिला लिया। बात समझ में आ रही है। तो यह जो है आपका चंदेल वंश है। चंदेल वंश से पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। चंदेल वंश या इसी को हम लोग बोलते हैं जजाकभूति वंश। संस्थापक नन्नुक, राजधानी महोबा फर्स्ट यह था। उसके बाद में सेकेंड राजधानी खजुराहो बनी, और उसके बाद में नेक्स्ट शासक जो है वह यशोवर्मन आया। यह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, सॉरी, और इन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया, जिसे चतुर्भुज मंदिर के तहत जानते हैं। ठीक है, तो सवाल बस मेरे दोस्त यहाँ से एक ही पूछता है कि चतुर्भुज मंदिर का निर्माण जो है ना वह किसने कराया। ठीक है, यशोवर्मन ने कराया, बात खत्म। ठीक है, कदरिया महादेव मंदिर की निर्माण किसके शासनकाल में हुई, धग के शासनकाल में। चंदेल भूति वंश का जो है ना शासक था यह। ठीक है, यह भगवान शिव का भक्त था धग। इन्होंने कदरिया में महादेव का मंदिर बनवाया, और भक्ति में लीन होकर गंगा प्लस यमुना जहां पर संगम होती, यह बेचारा उसमें क्या कर देता है, तो यह संगम ले लेता है। ठीक है, भक्ति में लीन होकर के। नेक्स्ट शासक विद्याधर है। सवाल यहाँ से पूछता है कि महमूद गजनबी जो है ना वह किसके शासन काल में जो है ना आकर के, ठीक है, दक्षिण भारत में किसके शासन था कि आकर के सोमनाथ के मंदिर को लूटता है, तो विद्याधर का शासन था, और सोमनाथ की मंदिर को लूट लेता था। विद्याधर हार थोड़ी माना था, इसका सेनापति जो है ना
वो हार मान लिया था, कहा था कि हम क्या करते हैं, पराजय जो है ना स्वीकार करते हैं। विद्याधर को यह सहन नहीं हुआ कि सेनापति हमारा डिसाइड करेगा कि हम हारेंगे कि हम जीतेंगे, लेकर के सेनापति को क्या कर दिया, दंड दे दिया। और उसके बाद में इसका अंतिम शासक आया परमारदी। परमारदी को क्या करते हैं, पृथ्वीराज ठग जो है ना वह मिला लेते हैं। बात समझ में आ रही है तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। 1 मिनट देख लेता हूं नीचे कट तो नहीं ना रहा है। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, कुछ नहीं कट रहा है। उसके बाद में देखो यह जो है इसके बाद बहुत सारे वंश आते हैं, जैसे कि आपका कलचुरी वंश आ गया, गंगू वंश आ गया, मैत्रिक वंश आ गया। तो उतना तो इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा बहुत लिखना है तो मेरे दोस्त लिख दो। देखो यहां पर मिटा दे यह वाला लाइन, क्यों मिटा दिए, जगह है इसलिए मिटा दिए, क्यों किंतु परंतु नहीं। आराम से समझना है, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु का डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। ठीक है, बार बार यही बात बोलते हैं। सुनो, तो इसके बाद कौन आता है, चंदेल वंश के बाद जो है ना आपका कौन आता है, तो मैत्रेक वंश आता है। मैत्रक वंश आ गया, उसके बाद में कलचुरी वंश आ गया, कलचुरी वंश आ गया, गंगू वंश आ गया, गंग वंश। आनंद वर्मन इसके संस्थापक है गंग वंश का, गंग वंश। ठीक है, और उसके बाद जो है ना काकतीय वंश आता है। ठीक है, तो गंग वंश, मैत्रक वंश, कलचुरी वंश आता है। गंग वंश में एक बात लिखोगे, गंग वंश का संस्थापक कौन है, सवाल पूछा हुआ है जी, आनंद वर्मन। आनंद वर्मन क्या है, संस्थापक है। तो कहिए हाँ जी सर, यहां पर मिटा देता हूं, कुछ बताना है। आनंद वर्मन क्या है, तो आनंद वर्मन जो है इसके शासक है गंग वंश का। वो थोड़ी बताएंगे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाला कहानी। सुनो, संस्थापक हो गया आनंद वर्मन। ठीक है, यही गंग वंश वाला करता क्या है, गंग वंश वाला जो है ना यहाँ पर 3 गो मंदिर का निर्माण कराता है उड़ीसा में। जैसे कि सबसे पहला मंदिर का निर्माण कराया आपका सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर यह कहां पड़ता है, कोणार्क में, कोणार्क। उसके बाद में दूसरा लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर कहां पर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा जी, सब उड़ीसा है। ठीक है, भुवनेश्वर। उसके बाद में तीसरका जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ मंदिर जो है ना, जगन्नाथ मंदिर कहां पर, उड़ीसा पुरी में। यह 3 गो जो है ना मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, तो यह जो है ना गंग वंश वाला कहलाता है। ठीक है, आनंद वर्मन। जबकि कादरिया महादेव की मंदिर जो है ना चंदेल वंश वाला कराता है कौन, तो धग। और उसके बाद में महादेव मंदिर, महादेव मंदिर हो गया विष्णु मंदिर, जिसको चतुर्भुज मंदिर के तहत जानते हैं। वह निर्माण कराने वाला कौन है, तो वह निर्माण कराने वाला यशोवर्मन है। ठीक है, यहाँ पर बताए तो है जी, यह वाला बात याद रखिएगा, छोटा है लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, मिटा दे, अगला हेडिंग लगा दिए काकतीय वंश। सॉरी, काकतीय वंश। हिस्ट्री जो है वह अच्छा खासा पूछ लेता है जी, बाकी सब तो पूछता ही है, लेकिन हिस्ट्री का दबदबा ज्यादा है हर एक एग्जाम में ही। इसीलिए अच्छा से पढ़ते चलना है, नोट्स बना लेनी है। जिस बात को नहीं जानते उसी बात को लिखना है, जो बात को जानते हैं उस बात को क्यों लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो हेडिंग लगा लीजिए काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश, काकतीय वंश, काकतीय वंश की राजधानी पूछता है, और उसके बाद में संस्थापक पूछते हैं। संस्थापक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, तो लिख लो संस्थापक। संस्थापक, संस्थापक इसका कौन है, तो बीटा प्रथम। याद रखना, का बेटा, काकतीय का बेटा बीटा। ठीक है, जैसे याद रखना है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा, बीटा प्रथम। यह जो है कहां पर पड़ता है, तेलंगाना राज्य में पड़ता है जी। इसकी राजधानी लिख लो, राजधानी बरांगल। बरांगल तेलंगाना राज्य में पड़ता है, तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में अगला शासक कौन बना,
अगला शासक जो है यह आपका बीटा प्रथम, उसके बाद में रुद्र प्रथम। रुद्र प्रथम इन्होंने बरांगल राजधानी बनाई थी। काकतीय वंश की राजधानी कहां पर है? तो बरांगल। ठीक है, इन्होंने बरांगल राजधानी बनाया। ठीक है, पांडव वंश की राजधानी क्या है? मदुरई। समझ में आ रही है बात? और चोल वंश की राजधानी क्या है? उड़ई और चेर वंश की राजधानी क्या है? करूर। यह तीनों एकदम अच्छा से तोता की तरह याद रखना मेरे दोस्त, कई बार सवाल पूछा हुआ है। अगला शासक, उसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन हो गया? तो प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। इसके समय जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिकाफुर आक्रमण करता है, जिसके कारण होते क्या है? प्रताप रुद्रदेव जो है, खाली नाम है प्रताप रुद्रदेव, लेकिन करता क्या है? यह बेचारे जो है ना अधीनता स्वीकार कर लेता। अधीनता ही स्वीकार नहीं करता है, यह जो है सोना का अपना मूर्ति बनवाता है और उसको जो है ना चारों तरफ जंजीर से घेरवा लेता है, जो बहुत दुख की बात है। समझ में आ रही है कि हम क्या करते हैं? युद्ध लड़ने से पहले अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लिखो, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, पढ़ाना है दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक है ना जी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिकाफुर, 1000 दिनारी इसी को बोला जाता है। बीपीएससी पूछा 1000 दिनारी के तहत किसे जानते? करे मलिकाफुर, इसको लिख लो 1000 दिनारी। 1000 दिनारी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिकाफुर 1000 दिनारी ने आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप या कारण जिसके कारण प्रताप रुद्रदेव ने अधीनता स्वीकार कर ली। प्रताप रुद्रदेव ने अधीनता स्वीकार की। बात समझ में आ रही है? यह युद्ध लड़ने से पहले ही क्या करता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है कि हम थोड़ा से हार जाएंगे। यही नहीं करता है, ये बनावल था जी। यह मंदिर बनाता है, अपना सोना का मूर्ति बनाता है, उसको जंजीर से क्या करता है? घेरवा देता है। समझ रहे हो? तो लिख लो, प्रताप रुद्र देव ने अपनी सोना की मूर्ति बनवाया एवं उसे पिंजरे में जंजीर से बांधकर रखवा दिया। समझ रहे हो जी? लाठी कपार का भेंट ना। और यह बेचारा जंजीर पहले बांध लिया, मूर्ति अपना बना करके घेर दिया चारों तरफ से, ठीक है, सिक्कर से, और उसके बाद में ढाल दिया पंजरा में कि हम अपने क्या कर ले, अधीनता स्वीकार कर लिया बिना युद्ध लड़े। लाठी कपार का भेंट ना, यह सर्वा छोड़ो, हटाओ। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सेना की मूर्ति बनवाया एवं उसे पिंजरे में जंजीर से बांधकर रखवा दिया। यही नहीं, मूर्ति सोना का प्लस कोहिनूर हीरा दे देता है मलिकाफुर को। मूर्ति, सोने की मूर्ति प्लस कोहिनूर हीरा मलिकाफुर को दे दिया। उसके बाद अगला कौन आता है? तो काकतीय वंश के बाद अगला आता है यादव वंश। ठीक है, यादव वंश। समझ में आ रही है बात? यादव वंश पराठा जाति वीर के है और परंपरा अहीर के है। देखो, यादव वंश के संस्थापक जो है वह कौन था? तो भिल्लम। राजधानी जो है ना देवगिरी, बदला हुआ नाम दौलताबाद। लिखो, यादव वंश संस्थापक भिल्लम पंचम। भिल्लम 5 लिखो, भिल्लम 5। राजधानी जो है ना देवगिरी और बदला हुआ नाम दौलताबाद।
बदला हुआ नाम, बदला हुआ नाम दौलताबाद। ठीक है, उसके बाद में संस्थापक हो गया भिल्लम पांच, राजधानी देवगिरी, बदला हुआ नाम दौलताबाद। नेक्स्ट शासक जो है ना कौन हुआ, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। नेक्स्ट शासक कौन हुआ, तो नेक्स्ट शासक मेरे दोस्त रामचंद्र देव हुए। रामचंद्र देव के समय भी मलिकाफूर के सेना, मलिकाफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आक्रमण करता है, लेकिन यह जो है ना एकरा जैसा नहीं है प्रताप रुद्र देव जैसा, रामचंद्र देव है, आई प्रताप रुद्र देव है। ठीक है, प्रताप रुद्र देव जो है पहले क्या करते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन रामचंद्र देव लड़ते हैं, जिसके बाहुदी को देख करके अलाउद्दीन खिलजी खुश हो जाता है और इसको अलग से एक क्या करता है, जाहिगार दे देता है। ठीक है, अलग से जगह दे देता है रहने के लिए कि रहिए आराम से। इनके समय भी, इसके समय भी, इसके समय भी मलिकाफूर, मलिकाफूर आक्रमण किया, आक्रमण किया, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। आक्रमण किया लेकिन इन्होंने इन्होंने लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया, अधीनता स्वीकार नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो यादव वंश भिल्लम पांच संस्थापक है, राजधानी देवगिरी, बदला हुआ नाम दौलताबाद। नेक्स्ट शासक जो है ना वह रामचंद्र देव है। इसके समय भी मलिकाफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का आक्रमण होता है, लेकिन यह बेचारे जो है वह हार नहीं मानते, यह लड़ते हैं, डट करके लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं मलिकाफूर का, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी खुश हो जाता है और खुश होकर के क्या करता है, इसको जो है ना एक छोटा सा क्षेत्र दे देता है, जिसको जागीरदार बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? इसी वंश के सामंत था कौन, तो होयसल वंश। लिख दो, अगला जो है वंश कौन सा आ जाएगा, होयसल वंश। बात समझ में आ रही है? मिटा दे, बोलो। काकतीय वंश हो गया, यादव वंश हो गया, मिटा रहे। अगला इसी का सामंत, इसी के सेनापति था जी विष्णुवर्धन, मिटा के लिखते हैं। ठीक है, कौन सा वंश आ जाएगा, तो होयसल वंश, होयसल वंश। राजधानी संस्थापक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात मान करके चलिएगा। अगला है होयसल वंश। ठीक है, होयसल के बाद आ जाएगा अगला आपका कश्मीर का इतिहास, उसके बाद कारकेट उत्पल और लोहार वाला, और फिर आ जाएगा परमार वंश, और फिर आ जाएगा चौहान वंश आपके। फिर उसके बाद में हम लोग तराइन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए होयसल वंश, होयसल वंश। ठीक है, यह है यादव वंश के सामंत है। ठीक है, इसका संस्थापक जो है, संस्थापक विष्णुवर्धन। संस्थापक कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो संस्थापक जो है वह हो जाएगा आपका विष्णुवर्धन। राजधानी जो है ना द्वार समुद्र। ठीक है, तो राजधानी क्या हो जाएगा, द्वार समुद्र। इसके समय भी, विष्णुवर्धन के समय भी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आक्रमण करता है, लेकिन जीत नहीं पाता है। समझ में आ रही है? तो लिख दो समुद्र द्वार विष्णुवर्धन। राजधानी यहां लिखे नहीं जी, राजधानी समुद्र द्वार। इसके समय भी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, लेकिन सफल नहीं हो पाया, सफल न हो पाया। यही विष्णुवर्धन क्या करता है, यह जो है ना बेल्लोर में विष्णु भगवान की मंदिर बनवा देता है। बात समझ में आ रही है? जिसको चेन्ना केशव मंदिर के तहत हम लोग जानते हैं। लिखो,
इसने बेल्लोर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया। चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया। बात समझ में आ रही है? चिन्ना केशव मंदिर का क्या करता है? निर्माण करा देता है। उसके बाद में अगला आ जाता है आपका क्या? तो अगला आ जाता है आपका कश्मीर का इतिहास। लिखो, कश्मीर का इतिहास। कश्मीर, कश्मीर का इतिहास कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से देखने को मिलती है। कश्मीर का इतिहास कलहन की पुस्तक, कलहन की पुस्तक, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी, आया हुआ क्वेश्चन है जी। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से देखने को मिलता है। ठीक है, कलहन की पुस्तक क्या है? तो राजतरंगिणी। यह सवाल बीपीएससी पूछा हुआ है। एक बात हम लिखे नोट में, ये मंदिर वाला निर्माण वाला सवाल पूछता है और फंस जाता है व्यक्ति, तो हम काहे नहीं या नोट डाल करके लिख देता हूं। बीपीएससी चालीसा जब बता ही रहे हैं तो चालीसा को रटना है पहला और समझना है। पहला हमने क्या देखा? तो पहला हमने चतुर्भुज मंदिर देखा भगवान विष्णु का। किसने बनवाया? यशोवर्मन। किसका? चंदेल वंश। लिखो, चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर कहां पर? खजुराहो, मध्य प्रदेश। चतुर्भुज मंदिर कहां पर? तो लिखो खजुराहो में। बनाने वाला कौन है? यशोवर्मन। यशोवर्मन, चंदेल वंश, चंदेल वंश। ठीक है, कहां पर? तो यहां पर लिखो खजुराहो, खजुराहो एमपी। बात समझ में आ गई? उसके बाद में दूसरा का हमने क्या देखा? कादरिया महादेव का मंदिर। कादरिया महादेव मंदिर किसने बनाया? तो धग। कौन सा? चंदेल वंश। इस तरह से नोट में लिख देना है जी। जो नोट्स आप बना रहे हैं तीसरा का, कादरिया महादेव मंदिर हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग क्या देखे? 3 मंदिर उड़ीसा में। कौन सा? कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ मंदिर। लिखो, तो गंग वंश वाला बनवाया था। तो लिखो 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 लिखो, क्या लिखोगे? हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क। उसके बाद में 4 नंबर लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर या भुवनेश्वर, भुवनेश्वर होता है, यह वह होता है भुवनेश्वर। 5वां अगला जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या पुरी। उसके बाद में 6ठा अभी क्या देखिए कौन बनाया? तो गंगवंश। ठीक है, गंगवंश। इसी में था आपका गंगू। और उसके बाद में कलचुरी वंश का था। ठीक है, कलचुरी वंश था तेली। समझ में आ रही है? गंगू और तेली वाला कहानी बताए तो थे जी। कलचुरी वंश हो गया और उसके बाद में गंग वंश। गंग वंश में था राजा भोज। वेरी सॉरी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाला कहानी। कलचुरी वंश का जो था ना वह कौन था? तो गंगू था। और उसके बाद में अगला था तैलप, चालुक्य वंश। ठीक है, यह दोनों मिल करके परमार वंश पर राजा भोज क्या थे उस समय शासन में थे, वो आक्रमण करता है, जिसके कारण राजा भोज क्या करते हैं? मात दे देते हैं। किसको? तो तैलप को दे देते हैं और उसके बाद में गंगू को दे देते हैं। ठीक है, गंगू को दे देते हैं। कलचुरी वंश का था गंगू। और यह गंग वंश है जी, गंगू नहीं है, गंग वंश है। और गंगू अलग है, गंगू नाम है, गंगू किसका है? तो कलचुरी वंश के शासक है। ठीक है, और चालुक्य वंश के शासक कौन है? तैलप। यह दोनों मिल करके किसके ऊपर? तो परमार वंश के राजा राज पर। ठीक है, राजभोज पर, राजा राज अलग है। राजा भोज पर क्या करता है? आक्रमण करते हैं। राजा भोज क्या मात दे देते हैं और वहीं से कहानी प्रसिद्ध हो जाती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ठीक है, यह बात बता दिए है। सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर और उसके बाद में जगन्नाथ मंदिर पुरी। एक मंदिर अभी यहाँ पर यह बताए हैं कौन सा? तो बेल्लोर में चिन्ना केशव मंदिर। ठीक है, कौन कराया है? तो यह विष्णुवर्धन होयसल वंश। लिख लो, तो चिन्ना केशव मंदिर बेल्लोर, बेल्लोर कराने वाला कौन है? तो होयसल वंश।
होयसल वंश। कौन? तो यहां पर विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। तो यह नोट में डाल करके यह सब बात को लिख लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, यह सब क्यों? क्योंकि परीक्षा में सीधे पूछ देता है, इसीलिए यह सब बात लिखा देते हैं। चलो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, कश्मीर का इतिहास। ठीक है, कश्मीर का इतिहास मिटा रहे हैं, कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास जो है वह कलहन की पुस्तक राज तरंगनी से देखने को मिलती है। इसमें जनरली 3 वंश आया। कौन कौन वंश आया? कारकेट आया, उत्पल आया, और उसके बाद में लोहार वंश आया। तो हेडिंग लगा लीजिए कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास किससे देखने को मिलती है? तो कलहन की पुस्तक राज तरंगनी, कलहन की पुस्तक राज तरंगनी में देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। इसमें 3 वंश आया, इसमें 3 वंश प्रमुख हुए। पहला कौन सा हो जाएगा? तो कारकेट वंश, कारकेट वंश। दूसरा हो जाएगा उत्पल वंश, उत्पल वंश। और तीसरा हो जाएगा लोहार वंश, वही संग्राम राज वाला संस्थापक लोहार वंश। ठीक है, कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कारकेट वंश को। कारकेट वंश, कारकेट वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक दुर्लभवर्धन, दुर्लभवर्धन। इसके समय जो है ना रेनसोंग, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, यह क्या होता है? भारत आता है। लिख लो, इनके समय भी, इसके समय भी रेनसोंग, रेनसोंग भारत आया। बच्चा को याद आती है, जानते हो क्या मेरे दोस्त, कि रेनसोंग भारत किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन एकदम रट करके बैठे ले, ऑप्शन में ना ले, तब तो दिक्कत दिक्कत हो जाएगा जी। ठीक है, दुर्लभवर्धन किसका है जी? कारकेट वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन के समय में हेमंत भारत आता है। भारत आया, इसी को बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार। यह भी सवाल आयल है सीधे कि किसे कहा जाता है, या नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। उसके बाद में नेक्स्ट शासक, नेक्स्ट शासक हुआ आपका तारापिंड। उसके बाद में ललिता पिंड, फिर जयपिंड। याद करना तो बच्चों का खेल है जी। तारापिंड, ठीक है, तारापिंड जो है ना वह निर्दयी था। ठीक है, तारापिंड जो है यह निर्दयी था, यह कुछ नहीं कर पाया। जबकि इसी के बाद आया ललिता पिंड, और ललिता पिंड बहुत कुछ किया। यशोवर्मन, यशोवर्मन बोल रहे हैं। यह जो है ना आक्रमण करता है किसके ऊपर? बताते हैं। तारापिंड यह निर्दयी था, यह क्रूर था। लिखते चलो, क्रूर था। उसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन हुआ? यहां लिखता हूं, कहे कि हटेगा ही नहीं। नेक्स्ट शासक, नेक्स्ट शासक हुआ ललिता पिंड। ठीक है, तारापिंड, अब है ललिता पिंड। यह योग्य था जी, यह कोई साधारण नहीं था। यह जो था यह योग्य था। इसके समय जो है ना यशोवर्मन, चंदेल वंश का, ठीक है, जो बनाया है मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, वह आक्रमण करता है, यह मात दे देते हैं। ठीक है, तो लिखो ललितादित्य, ललिता पिंड लिखा गया, तो ललितादित्य लिखो, ललितादित्य। यह क्या है? तो इसके समय योग्य शासक, योग्य शासक, इसके समय, इसके समय यशोवर्मन, इसके समय यशोवर्मन। चंदेल वंश बगल में लिख देना ताकि पता चलेगा। चंदेल वंश
का आक्रमण हुआ, लेकिन यशोवर्मन पराजित हो गए जी। यशोवर्मन पराजित हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ललितादित्य के समय जो क्या होता है, तो ललितादित्य के समय जो है ना, यह आक्रमण होता है यशोवर्मन का। यशोवर्मन हार मान जाते हैं, नहीं जीत पाते हैं, और इसका अंतिम शासक आता है जयपिंड। लिखो, अंतिम शासक कौन हुआ, तो जयपिंड। ठीक है, जयपिंड। उसके बाद में अगला आ जाता है दूसरा आपका कौन सा, उत्पल वंश। उत्पल वंश, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, अवंती वर्मन। और यहां पर इसे कर देंगे तो पता चल जाएगा, उत्पल। ठीक है, याद करने का कुछ कुछ तरीका समझो। अवंती वर्मन, इन्होंने अपने नाम पर जम्मू कश्मीर में अवंती नहर का निर्माण करवाया। इन्होंने अपने नाम पर जम्मू एंड कश्मीर में अवंती नहर का निर्माण कराया। बात समझ में आ रही है। इसका अंतिम शासक कौन हुआ, नोट में डाल के यहां लिखता हूं, रानी हुई, अंतिम शासिका लिख दो। ठीक है, अंतिम शासिका जो है ना, वह कौन हुआ, तो महारानी विद्या थी। ठीक है, और इसी के समय रहता था, इसी के सामंत था संग्राम राज। जो संग्राम राज का वागडोर जो है ना, वह कौन संभाल लिया, तो लोहार वाला संभाल लेता है। लिखो, अंतिम शासिका रानी विद्या थी, और इस वंश का बागडोर कमान जी, सीधा कमान संग्राम राज ने ले लिया, और यही लोहार वंश बनाएगा अपना। बात समझ में आ रही है। अंतिम शासिका रानी विद्या थी, और इस वंश का बागडोर कमान जो है ना, किसने लिया, उत्पल वंश का। तो यह जो है ना, संग्राम राज ले लिया। मिटा दें, बोलिए। अगला हेडिंग लगा लीजिए, क्या कश्मीर के इतिहास में तीसरा वंश आ जाएगा आपका, लोहार वंश। मिटा रहे, उत्पल वंश हो गया, कारकेट हो गया, अब लोहार वंश। चलो, लोहार वंश तीसर का, लोहार वंश। संस्थापक कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो संस्थापक हो जाएगा आपका वही संग्राम राज। उसके बाद में संग्राम राज के बाद जो है ना, वो हर्ष आएगा, और यही हर्ष के दरबार में कौन रहता था, तो हर्ष के दरबार में जो है ना, वह रहते थे आपका कलहन। ठीक है, और इसके समय क्या हुआ, राजतरंगिणी नामक किताब लिखी गई। बात समझ में आ रही है। हर्ष के समय क्या होता है, तो राजतरंगिणी नामक किताब लिखा जाता है। फिर आते हैं अगला जय सिंह, और राजतरंगिणी नामक जो किताब लिखी जा रही थी, वह कंप्लीट संपन्न हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भले रट करके आए हैं कि राजतरंगिणी से क्या होती है, कश्मीर का इतिहास मिलती है, लेकिन किसके शासनकाल में यह किताब कंप्लीट लिखा गया, हालत बिगड़ जाएगी, इसलिए ध्यान से समझना है। संग्राम राज, लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। उसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन हुए, तो नेक्स्ट शासक वह आपका होने वाले कौन है, तो नेक्स्ट शासक लिखिए हर्ष। इसके दरबार में, इसके समय दरबारी कवि लिख लो, दरबारी कवि कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी, तो वही इसके समय दरबारी कवि कलहन थे। कलहन किसके दरबारी कवि थे, हर्ष के थे जी। किस वंश का, लोहार वंश से। बात समझ में आ रही है। राजतरंगिणी किताब लिखा गया। राजतरंगिणी किताब लिखने की शुरुआत लिखो, लिखने की शुरुआत हुई। उसके बाद में अंतिम, और लिखो, मिटा दे यह वाला। अगला शासक जो है वह जय सिंह। ठीक है, मिटा रहे।
अगला शासक जय सिंह। अगला शासक जय सिंह, ठीक है। इसके समय क्या होता है, तो इसके समय मेरे दोस्त, ठीक है, इसके समय राजतरंगिणी किताब कंप्लीट लिखा गया। इसके समय राजतरंगिणी किताब कंप्लीट, पूर्णतः कंप्लीट लिखी गई। बात समझ में आई। उसके बाद में नोट में लिख लो, इसके समय, इसके बाद यवन तुर्क का आक्रमण हो गया। समझ में आ रही है। इसके बाद यवन तुर्क आक्रमण हो गया। बात समझ में आई। उसके बाद अगला आ जाता है राजपूत काल, ठीक है। राजपूत काल आ जाता है। इसके बाद जैनुअल आवेदीन जो है ना, जम्मू कश्मीर को जीत लिया, ठीक है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, जम्मू कश्मीर का अकबर बोला जाता है। लिख लो, जैनुअल आवेदीन। इसके बाद यवन आक्रमण हो गया। जैनुअल ओबैदीन ने जम्मू एंड कश्मीर को जीत लिया, ठीक है, जीत लिया। इसलिए इसे जम्मू एंड कश्मीर का अकबर कहते हैं जी। जम्मू कश्मीर का अकबर जो है ना, किसे बोला जाता है, तो जैनुअल ओबैदीन को जो है जम्मू कश्मीर का अकबर बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना जय सिंह को हरा देता है और उसके बाद में अपना शासन ला देता है। इसके बाद अगला लिख लीजिए आपका राजपूत काल या पूर्व मध्य काल। लिखो, 800 से 1200 तक यह काल चली। मिटा दे। अगला राजपूत काल। कोई बात नहीं बनाते हैं मेरे दोस्त, 1 घंटा जो है ना वह आराम से कान में हेडफोन डाल करके और सुनिएगा बात को, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आते हैं तो बात बनाते हैं, शुरू से अंत तक पढ़ा करके चल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते पढ़ाई भी सबसे पहले करना होता है। एक दिन पढ़ने से नौकरी नहीं लगती, लेकिन रोज दिन पढ़ने से एक ना एक दिन जरूर लग जाती है। इसीलिए अच्छा से पढ़ाई करना है। सब जो है हाथ से हम लिख रहे हैं तो तुमको लिखने में क्या दिक्कत है। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, राजपूत काल। राजपूत काल या इसी को बोलते हैं पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल कब से कब तक चला यह, तो 800 से लेकर के 1200 ईस्वी। देखो इसका जो है ना उद्गम अग्नि कुंड से हुआ है। राजपूत काल में राजपूत का उद्गम जो है ना अग्नि कुंड से हुआ है। इसका उद्गम अग्नि कुंड से हुआ है। अग्नि कुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवर्दई ने दिया। इसका सिद्धांत, अग्नि कुंड का सिद्धांत, इसका सिद्धांत चंद्रवर्दई, इस तरह से ना, चंद्रवर्दई, ठीक है। इसका सिद्धांत चंद्रवर्दई ने दिया। इसका सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत जो है ना मेरे दोस्त चंद्रवर्दई ने दिया। राजपूत काल में 4 वंश आए। कौन कौन आए? तो प्रतिहार, परमार और चालुक्य हो गया, और उसके बाद में चौहान हो गया। लिख लो, इसमें 4 वंश आया। इसमें 4 वंश आया। सबसे पहला प्रतिहार, दूसरका परमार, तीसरका चालुक्य। पढ़ा दिए हैं जी, परमार पढ़ाना है, चालुक्य, और चौथा जो है वह चौहान वंश, ठीक है। तो प्रतिहार हो गया है, परमार हो गया है, चालुक्य परमार नहीं हुआ है, चालुक्य हो गया है,
यह दोनों जो है वह देखना है, ठीक है, परमार और चौहान वंश में। लिखो, हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, परमार वंश, ठीक है। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक मेरे दोस्त उपेंद्र। उपेंद्र। राजधानी क्या है? मालवा, मध्य प्रदेश। राजधानी क्या है? तो राजधानी जो है ना वह मालवा। और उसके बाद नेक्स्ट शासक जो है वह कौन हुआ? नेक्स्ट शासक राजा भोज, इसी का ना बात कर रहे थे, राजा भोज। समझ में आ रही है? योग्य शासक, योग्य शासक, संस्कृत जानता था जी, संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत विद्वान। और उसके बाद इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। बात समझ में आ रही है? राजा भोज। क्यों इसको योग्य शासक बोला जाता है? तो इसलिए बोला जाता है ना कि कलचुरी वंश का था आपका गंगू, और चालुक्य वंश का था तैलप। बताए तो है जी तैलप वाला। चालुक्य वंश का था तैलप। यह दोनों मिल करके, गंगू और तेली मिल करके परमार वंश, राजा भोज पर आक्रमण करता है। यह दो वंश को अकेला मात दे देते हैं बेचारे, जिसके कारण वो दोनों वंश की उपहास उड़ जाती है, ठीक है। गंगू और तेली का उपहास उड़ जाता है, लोगों ने उपहास उड़ा दिया कि आया है राजा भोज पर आक्रमण करे। बताओ कहाँ राजा भोज है और कहाँ गंगू तेली? यही तो कहावत बन गया कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है। अगला हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, परमार हो गया, अगला राजा भोज हो गया, परमार वंश हो गया, चौहान वंश। चौहान वंश, चौहान वंश, चौहान वंश, इसका संस्थापक कौन है? वासुदेव। संस्थापक कौन हुआ? तो वासुदेव जी हुए चौहान वंश का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट शासक आते हैं अरुणोराज। और अरुणोराज के दरबार में कौन रहता था? तो अरुणोराज के दरबार में जो है ना वह रहते थे बिगड़ा राजदेव, ठीक है। हरिकेली पुस्तक नाट्य जो है ना के लेखक कौन है? बिगड़ा राजदेव फोर। यह हरिकेली नाटक जो है ना लिखते हैं। लिखो, यह जो है किसके सामंत थे? चौहान वंश, गुजरात प्रतिहार के सामंत। लिखो, गुजरात प्रतिहार के सामंत। उसके बाद में नेक्स्ट शासक अरुणोराज, अरुणोराज। और इसी के दरबार में दरबारी कवि, लिखो, दरबारी कवि कौन? इधर से होता हर्षिकार होता है इसे, दरबारी कवि विग्रह राजदेव फोर, विग्रह राजदेव चार। इसका जो है ना विग्रह राजदेव के आपका नाट्य शास्त्र कौन सा हो जाएगा? हरिकेली। हरिकेली लेखक कौन है जी? हरिकेली के लेखक, हरिकेली क्या है? नाट्य है जी, नाटक है, नाट्य शास्त्र संस्कृत में है, ठीक है। लेखक कौन है? तो हरिकेली के लेखक जो है ना वह आपका विग्रह राज देव चतुर्थ है। बात समझ में आ रही है? तो चौहान वंश के संस्थापक कौन हो गया? तो चौहान वंश के संस्थापक जो है ना वह वासुदेव जी हो गए। इस किसके साथ यह जो है सामंत थे? तो गुजरात प्रतिहार के सामंत थे। नेक्स्ट शासक कौन हुआ? तो नेक्स्ट शासक जो है ना वह होता है आपका अरुणोराज। अरुणोराज के दरबारी कवि कौन? तो विग्रह राजदेव चतुर्थ है। हरिकेली नामक नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो विग्रह राजदेव है। और उसके बाद में अगला शासक आते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, अगला शासक पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान यह राजस्थान के शासक थे जी, राजस्थान के शासक। और मालवा के शासक जयचंद से इसको क्या हो गया? दोस्ती हो गया, ठीक है। राजस्थान के शासक, मालवा शासक, मालवा शासक जयचंद, जयचंद के साथ दोस्ती हुई, दोस्ती हुई। देखो, बिहार में लालू प्रसाद यादव के लालदू, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ठीक है। और संजय सिंह को बार बार तेज प्रताप यादव जी कहते हैं कि जयचंदवा जा रहा है। देखो अब जयचंद की कहानी बता रहे हैं कि जयचंद कौन है, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। राजस्थान के शासक मलबा शासक, ठीक है। मलबा शासक, यह राजस्थान के शासक थे पृथ्वीराज चौहान।
और मलबा के शासक था, मध्य प्रदेश का शासक था कौन? तो राजा था जयचंद। और जयचंद से दोस्ती हो गई किसको? पृथ्वीराज चौहान को। अब देखो होता क्या है, यह मिटा दे इधर वाला, ध्यान से समझते चलना है, यह मिटा देता हूं। जयचंद से दोस्ती हो जाता है पृथ्वीराज चौहान को। अब 1191, 1192 और 1194, 3 बात यहां इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जयचंद के साथ दोस्ती हो गई। 1191 में क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है। अफगान शासक महमूद गजनबी, ठीक है, यह आता है भारत, ठीक है। और जैसे ही आता है कि नहीं, ठीक है, जब गौरी भारत आता है, गजनबी बोल दिया सॉरी, मोहम्मद गौरी जो है ना वह भारत आता है, अफगान शासक था जी, और आता है कि नहीं, तो यह जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों मिल करके महमूद गौरी को मार करके भगा देता है। और यही युद्ध क्या कहलाई? तराइन का प्रथम युद्ध कहलाई, 1191 में हुआ था। लिखो तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो यह जो है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान यह राजस्थान के शासक थे, प्लस में जयचंद, जयचंद मालवा शासक, ठीक है, जयचंद मालवा शासक वर्सेज मोहम्मद गौरी, महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी लिखो, मोहम्मद गौरी, जिसमें होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान विजय, जीत गए जी। मोहम्मद गौरी अफगान शासक था, अफगान से आया हुआ था, मार करके भगा दिया अफगान सेना, अफगान शासक, अफगान शासक कौन था? तो अफगान शासक जो है ना मोहम्मद गौरी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के शासक थे और जयचंद मालवा के शासक थे, यह दोनों मिल करके, और उसके बाद में महमूद गौरी को क्या करता है? भगा देता है। मोहम्मद या महमूद जो लिखना लिखो, महमूद गौरी को क्या करता है? भगा देता है। और यही युद्ध कहलाती है क्या? तराइन का प्रथम युद्ध कहलाया। उसके बाद 1192, 1192 में क्या होता है? जयचंद के बेटी थी संयोगिता, और संयोगिता से प्रेम हो गया किसको? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। दोस्त की बेटी से हो गया प्रेम किसको? पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त है, और इसकी दोस्त की बेटी संयोगिता से प्रेम हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान को। समझ में आ रही है बात? तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लिखो, तराइन का सेकेंड युद्ध, सेकेंड युद्ध जो है ना होता है, देखो होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो जाता है जयचंद की बेटी संयोगिता से। पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बेटी, जयचंद की बेटी संयोगिता, संयोगिता से प्रेम हो गया। और जब प्रेम हो गया कि नहीं, तो जयचंद अपनी बेटी का शादी कराने लगे। पृथ्वीराज चौहान को यह गलत लगने लगा कि हमारी प्रेमिका को यह दूसरा से शादी कराएगा जयचंद। यह जाते हैं पृथ्वीराज चौहान और भरी सभा से संयोगिता को उठा लेते हैं, जिससे जयचंद का काफी जो है ना वह शिकायत हो जाता है। भरी स्वयंवर से उठा लेते हैं संयोगिता को और विवाह कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। जयचंद की बेटी संयोगिता से विवाह कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान, और इसका बदला लेने के लिए फिर से अफगान के शासक मोहम्मद गौरी को, महमूद गौरी को जयचंद बुलाते हैं और मिल करके पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं, ठीक है। जयचंद और मोहम्मद गौरी मिल करके पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते हैं। पृथ्वीराज चौहान बेचारे मर जाते, यहां तक कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को आंख निकाल लिया गया था, ठीक है। अपनी बेटी संयोगिता को भी मार देता है जयचंद। समझ में आ रही है? तो ध्यान से समझना जयचंद कौन है। पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया कि नहीं, तो यह संयोगिता को भरी स्वयंवर से उठा करके लेके चल गए। समझ में आ रही है? जयचंद की भारी बेइज्जती हुई। अब जब भारी बेइज्जती हुआ कि नहीं, तो अफगान के शासक, अफगान शासक मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी एवं
जयचंद जयचंद ने मिलकर जयचंद ने मिलकर क्या किया? तो जयचंद ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। आक्रमण में हुआ क्या जी? सफल हो गया। बगल में लिख दो सफल। मतलब क्या? जयचंद और अफगान शासक मोहम्मद गौरी सोच रहा था कि भारत में कैसे हम शासन करें। ठीक है, यह क्या कर लिया जी? सफल हो गया। पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, संयोगिता को भी मार दिया। ठीक है, उसके बाद अब कह रहे हैं कौन? जयचंद। जयचंद कह रहे हैं कि अफगान के तुम हो ना, तो तू अफगान जाओ, यहाँ भारत में अब क्या कर रहा है? तो गौरी कह रहा है कि हम आए हैं भारत में थोड़ा मदद करें, हम तो यही चाह रहे थे कि भारत में किसी तरह से हम रहें। ठीक है, भारत में रहने आए हैं। तब कह रहा जयचंद से कि तुम नहीं जाओगे? तो जयचंद से कहा गौरी कि हम जाने आए हैं। अब देखो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हो जाएगा 1194 में, जो चंदावर का युद्ध कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझते चलना है, तब समझ में आएगा कि चंदावर युद्ध क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध क्या है। खाली रटने से थोड़ी होगा। 91 में तराइन, 92 में तराइन सेकेंड। फील आना चाहिए पढ़ने के बाद। अगला हेडिंग लगा लीजिए 1194 चंदावर का युद्ध। इसमें क्या होता है? चंदावर का युद्ध। ग्यारह सौ चौरानवे चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो है वह किसके बीच लड़ा जाता है? तो जयचंद वर्सेज मोहम्मद गौरी। जयचंद वर्सेज मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या होते हैं? बगल में लिख दो सफल। या जीत जाते हैं, जैनसन मर जाता है। ठीक है, और उसके बाद में पूर्णतः मालवा और राजस्थान पर शासक किसका हो जाता है शासन? तो इसके बाद जो है ना मोहम्मद गौरी का हो जाता है। नोट में लिख दो, जयचंद भी मर गए, पृथ्वीराज चौहान भी मर गया, संयोगिता बेटी भी मर गई जयचंद की। देखो आया था पहला बार मोहम्मद गौरी तो मिल करके मारे हैं पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। पृथ्वीराज चौहान मिल के मारे, मोहम्मद गौरी भाग गया। फिर से सेकेंड बार बुलाए हैं जयचंद पृथ्वीराज को मारने के लिए। अब राजा है जी, जब बेटी से विवाह कर लिया तो क्या दिक्कत है? कोई राजा किया है, छोट मोट कोई थोड़ी किया है। पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, अपनी बेटी को भी मार दिया जयचंद, और उसके बाद में दामाद को भी मार दिया। दोस्त से दामाद बाद में बना। ठीक है, उसके बाद 1194 में देखो कि जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी का लड़ाई होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जयचंद मर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में राजस्थान प्लस मालवा पर शासन मोहम्मद गौरी का हो गया। मोहम्मद गौरी का हो गया। अब देखो यही नहीं, और सुनो, मोहम्मद गौरी का बेटी थी। ठीक है, और एक था गुलाम, अर्थात सेनापति था। कौन? तो सेनापति था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्यार हो गया मोहम्मद गौरी के बेटी से। ले, तो मोहम्मद गौरी से जब मोहम्मद गौरी के बेटी से प्यार हो गया कि नहीं, तो गौरी जो है नहीं चाहते हुए भी क्या कर दिया? अपना बेटी को शादी कर दिया। वो जान रहा था कि जब पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की बेटी से शादी कर लिए तो पृथ्वीराज चौहान मर गया, साम्राज्य चला गया पृथ्वीराज चौहान का। जयचंदो मर गया, साम्राज्य चल गया। यदि हम मार देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को तो हमारा भी साम्राज्य चल जाएगा। इसीलिए अपनी बेटी का शादी कर दिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सेनापति से जी, मोहम्मद गौरी। और उसके बाद में कहा कि हम तो अफगान में रहते हैं, तुम क्या करो भारत में चल जाओ, हमारे यहाँ शिकायत होगा, गोतिया सवांग है। ठीक है, कहेगा कि बेटी के शादी कर दिया, आराम से जीता हुआ साम्राज्य दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। यही नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी हुई और इसके दरबार में रहता था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को प्रेम हो गया इल्तुतमिश से। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं चाहते हुए क्या करता है? इल्तुतमिश से विवाह कर देता है। इसी तरह जो है ना गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। समझ में आ रही है बात? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो ऑलरेडी गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, और मोहम्मद गौरी के बेटी से कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक शादी। और एकल गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, गुलाम का भी गुलाम है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम है मोहम्मद गौरी का। बात समझ रहे हो? और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को प्रेम हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से।
और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर देता है, शादी कर देता है। इसी तरह से क्या आ जाती है, गुलाम वंश आ जाता है। लिख लो। और बात, मोहम्मद गौरी के बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति। लिख लो बगल में, केकर सेनापति जी, मोहम्मद गौरी का। तो हम मोहम्मद गौरी के बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक को प्यार हो गया और नहीं चाहते हुए भी क्या करा दिए, शादी करा दिए। उसके बाद में अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इस तरह से क्या हो गया, गुलाम था जी, गुलाम था। इस तरह गुलाम वंश बना, इस तरह गुलाम वंश आया। गुलाम वंश को हम लोग ममलुक वंश भी बोलते हैं। देख रहे हो, बेचारा खुद जो है गुलाम है और उसके बाद में अपना वंश ला दिया। इसका कुछ नहीं है जी, वंश आया कहां से मेरे दोस्त, या बात को समझो। अपना जीता हुआ साम्राज्य दे दिया तो साम्राज्य का बनेगा ना राजा जी, तब जाकर के गुलाम वंश आया। और यही नहीं, एगो इसके प्यार मोहब्बत के चक्कर में भारत पर जो है ना 300 से 400 साल तक यह सब राज करके गया है, 1526 तक करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, गुलाम वंश आया, 300 से 400 साल यह करेगा राज सब भारत पर, इसके सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में। बताओ, इस तरह गुलाम वंश आया। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को इल्तुतमिश से प्यार हो गया। इल्तुतमिश, सब एजा प्यारे मोहब्बत करिए रहा है। इल्तुतमिश से प्यार हो गया, इस तरह जो है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुलाम है और कर देखो एक गुलाम है इल्तुतमिश को हो जाता है प्रेम किससे, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से। और उसके बाद में ऐबक नहीं चाहते हुए अपना बेटी से क्या करा देता है, शादी करा देता है। अपने जैसे कैले थे कर दिया। इस तरह से क्या आ गया, गुलाम वंश आ गया। तो यह जो है ना दक्षिण भारत की इतिहास समाप्त हो गए मेरे दोस्त। अब जो है कल वाला में क्या करेंगे, मंदिर शैली के बारे में बताएंगे और उसके बाद में मुस्लिम आक्रमण दिखाएंगे, मोहम्मद बिन कासिम वाला। और उसके बाद में गुलाम वंश की तरफ चलेंगे। तो एक क्लास में उसको लपेटने का प्रयास रहेगा दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ते रहना है और बातें नहीं बनानी है, लक्ष्य को भेदना है। ठीक है, यदि लक्ष्य में लग गए हैं तो रोज दिन मेहनत करना होगा। एक दिन मेहनत करने से सर्विस नहीं लगती है, लेकिन रोज दिन करने से एक ना एक दिन जरूर लग जाती है। इसीलिए जो है लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पड़ोसी ने कहा है कि तुमसे नहीं होगा और हमने जवाब दिया है कि वक्त बताएगा, हम तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, इसीलिए नॉट इन बाबू सोना रोना धोना, ओनली फॉर यूपीएससी में सिलेक्ट होना और कुछ इज्जतदार लोगों को इज्जत देना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।